दिसंबर की उस सिहरन भरी दोपहर में कड़कड़डूमा कोर्ट की तीसरी मंजिल सांस लेने की जगह भी नहीं छोड़ रही थी। गलियारों में लोगों का ऐसा रेला था जैसे कोई बड़ा तमाशा लग गया हो, लेकिन हवा में अजीब सा तनाव तैर रहा था। कोर्ट रूम नंबर 73 के बाहर फाइलें हाथों में थामे वकील, तेज आवाज में नाम पुकारते पेशकार और चौकन्नी निगाहों वाले पुलिस वाले सब एक साथ मौजूद थे। तभी भारी सुरक्षा घेरे के बीच एक जाना पहचाना चेहरा आगे बढ़ा और कई लोगों की धड़कनें खुद ब खुद तेज हो गईं। दिल्ली का बदनाम नाम इरफान उर्फ छेनू पहलवान। एक जवान ने बगल वाले सिपाही से धीमी आवाज में कहा, आंखें खुली रखना, ये वही है जिसकी वजह से आधी दिल्ली में खौफ और आधी में दुश्मनी फैली हुई है। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि माहौल अचानक बारूद की गंध से भर गया। वक्त जैसे एक झटके में थम गया। 4 नाबालिग चेहरे बेधड़क भीतर घुसे और बिना चेतावनी गोलियां बरसाने लगे। किसी ने घबराकर चीख लगाई, सब नीचे झुक जाओ। और अगले ही पल वकील, मुवक्किल, आम लोग सब अपनी जान बचाने के लिए फर्श से चिपक गए। यहां तक कि तैनात सुरक्षाकर्मी भी इस दुस्साहस से पल भर को सन्न रह गए। हमला सीधा और साफ था। निशाना सिर्फ इरफान था, जिसे 2 पुलिसकर्मी कसकर घेरे हुए आगे बढ़ रहे थे। गोलियों की झड़ी में एक गोली उसके बाजू को चीरती हुई निकल गई और वो दर्द से कराह उठा, मुझे लग गई, मुझे यहां से निकालो। अफरा तफरी के उसी पल में हेड कांस्टेबल रामकुमार आगे बढ़े, मानो किसी अनदेखे खतरे के सामने दीवार बनना चाहते हों। शायद वो किसी बेगुनाह को बचाना चाहते थे या हमलावरों को रोकना, लेकिन किस्मत ने मौका नहीं दिया। एक गोली उनके सीने में धंस गई और वो लहूलुहान होकर गिर पड़े। किसी ने कांपती आवाज में चिल्लाया, जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ, इन्हें बचा लो। मगर वक्त बेरहम था। हमलावर भागने की कोशिश में थे। तभी मुस्तैद पुलिस वालों ने झपट्टा मारा और उन्हें हथियारों के साथ धर दबोचा। धुएं, चीखों और भगदड़ के बीच इरफान खून से सना खड़ा था और सामने रामकुमार अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। अस्पताल में इलाज से इरफान बच गया, लेकिन बहादुर रामकुमार 23 दिसंबर 2015 को शहीद हो गए। उस दिन दिल्ली ने अपनी आंखों से देखा कि कानून के सबसे पवित्र माने जाने वाले दरवाजों के भीतर भी गोलियां गूंज सकती हैं और व्यवस्था की दीवारें भी छेद दी जाती हैं। तफ्तीश आगे बढ़ी तो कहानी और भी डरावनी होती चली गई। वरिष्ठ अफसरों ने साफ कहा, यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, इसकी स्क्रिप्ट जेल के भीतर लिखी गई थी। धीरे धीरे तस्वीर साफ हुई कि छेनू को खत्म करने का आदेश तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे से निकला था। उसका सबसे बड़ा दुश्मन अब्दुल नासिर कैद में रहते हुए भी खेल चला रहा था। उसने दक्षिणी दिल्ली के एक बड़े नाम से हाथ मिलाया और अपने लोगों तक 2 टूक संदेश पहुंचाया, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, उसे अदालत में ही खत्म कर दो। दिन के उजाले में कोर्ट के अंदर ऐसी हिम्मत दिखाती वारदात ने बता दिया कि दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में दुश्मनी सिर्फ जुबान तक सीमित नहीं रहती। वहां हिसाब हमेशा खून से चुकाया जाता है। लेकिन यह तो बस एक पड़ाव था। इरफान की जिंदगी की असली कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और खतरनाक थी। इरफान, जिसे दुनिया छेनू पहलवान के नाम से जानती थी, पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर की उन्हीं संकरी और शोर भरी गलियों में बड़ा हुआ, जहां ताकत और दबदबा ही पहचान बनाते हैं। बचपन से उसका मिजाज जिद्दी और हाथ पैर चलाने वाला था। मजबूत कदकाठी ने उसे पास के अखाड़े तक खींच लिया। मिट्टी में लौटते हुए घंटों पसीना बहाकर उसने कुश्ती के दांव सीखे। दोस्त अक्सर हंसते हुए कहते, देख लेना, ये तो पूरा पहलवान निकलेगा। वहीं से नाम पड़ा, छेनू पहलवान। मगर किसी ने नहीं सोचा था कि अखाड़े की वही ताकत उसे खेल के मैदान से उठाकर अपराध के दलदल में ले जाएगी। धीरे धीरे उसकी दबंगई ही उसकी पहचान बन गई और वही पहचान उसे गली के एक साधारण पहलवान से उठाकर जरायम की दुनिया का खौफनाक चेहरा बना देगी। छेनू की कहानी सिर्फ गोलियों और गैंगवार का किस्सा नहीं है, बल्कि उस रास्ते की दास्तान है जहां ताकत की तारीफ से शुरू हुआ सफर अक्सर खून, पछतावे और शहादत पर आकर थम जाता है। किशोरावस्था की दहलीज पार करते करते छेनू को समझ आ गया था कि ताकत अगर जेब भर दे तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। शुरुआत उसने मामूली उगाही गली मोहल्लों के झगड़ों और डर दिखाकर पैसे ऐंठने से की।
उन्हीं दिनों सीलमपुर तेजी से अपराध की भट्टी बनता जा रहा था। जुआ, सट्टा और सटोरीबाजी खुलेआम फल फूल रहे थे और इस पूरे खेल का सबसे बड़ा नाम था हाजी मतीन। मतीन गैरकानूनी धंधों का पुराना खिलाड़ी था, जिसके साए में कई नौजवान बदमाशी सीख रहे थे। जब उसकी नजर छेनू की मजबूत कदकाठी और लड़ाकू मिजाज पर पड़ी तो उसने बिना देर किए उसे अपने करीब कर लिया। मतीन ने एक दिन कहा, लड़का दमदार है, इसे सही जगह लगाया तो काम का निकलेगा। बस वहीं से छेनू पहलवान मतीन के लिए सट्टे का पैसा वसूलने, जमीनों पर कब्जा जमाने और विरोधियों को डराने धमकाने में जुट गया। सीलमपुर की गलियों में उसका नाम धीरे धीरे वजन पकड़ने लगा। उसी वक्त पास के जाफराबाद इलाके में एक अलग कहानी लिखी जा रही थी। वहां अब्दुल नासिर नाम का शख्स अपने पैर जमा रहा था। नासिर ने अवैध हथियारों की तस्करी से शुरुआत की थी और जल्द ही उसने पूर्वी दिल्ली में अपना नेटवर्क फैलाना शुरू कर दिया। उसके साथ उसका छोटा भाई नदीर और भरोसेमंद साथी हाशिम बाबा भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। दूसरी तरफ छेनू अपने दोस्त और गुरु माने जाने वाले आखिल उर्फ आखिल मामा के साथ मिलकर मतीन के कारोबार को संभाल रहा था। शुरुआत में दोनों गुटों की राहें अलग थीं। एक तरफ सट्टा, वसूली और जमीनों का खेल, दूसरी तरफ हथियार, लूट और तस्करी। मगर अपराध की दुनिया में जगह सीमित होती है। जैसे जैसे दोनों का दायरा बढ़ा, टकराव तय हो गया। 2010 तक यमुना पार के इस पूरे इलाके में छेनू आखिल गैंग और नासिर हाशिम गैंग के बीच तनातनी खुलकर सामने आने लगी। दोनों ही अवैध धंधों पर कब्जा चाहते थे। खास तौर पर क्रिकेट सट्टेबाजी, स्मगलिंग और उगाही के पैसे को लेकर पहले जुबानी तकरार हुई। फिर उनके आदमी आमने सामने आए, धक्का मुक्की हुई और बात जल्द ही खुलेआम मारपीट तक पहुंच गई। गलियों में चर्चा होने लगी, कुछ बड़ा होने वाला है। दुश्मनी अब सिर्फ मन में नहीं, आंखों में दिखने लगी थी। मगर असली आग एक ऐसे मामले से भड़की जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मई 2011 में नासिर के खास दोस्त आतिफ सैफी ने ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरे इलाके में भूचाल ला दिया। आतिफ को हाजी मतीन की बेटी से मोहब्बत हो गई और दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ भागने का फैसला कर लिया। खबर फैलते ही मतीन का खून खौल उठा। उसके लिए यह सिर्फ निजी मामला नहीं था, बल्कि उसके रुतबे पर सीधा हमला था। गुस्से में उसने अपने करीबी आखिल मामा से कहा, इस बेइज्जती का जवाब चाहिए, ऐसा जवाब कि सब याद रखें। कुछ ही दिनों बाद जाफराबाद की एक गली में दिन के उजाले में आतिफ को गोलियों से भून दिया गया। आरोप सीधे आखिल मामा के आदमियों पर गया। जिस दोस्त के साथ नासिर ने सपने देखे थे, उसकी लाश देखकर नासिर ने दांत भींचते हुए कहा, अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। आतिफ की मौत ने दुश्मनी को जंग में बदल दिया। बदले की आग में जलते नासिर ने कसम खाई कि वो मतीन और उसके पूरे तंत्र को मिट्टी में मिला देगा। कुछ ही महीनों बाद 2012 की शुरुआत में वो दिन आ गया जिसने पूर्वी दिल्ली को हिला दिया। हाजी मतीन को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस सनसनीखेज कत्ल के पीछे नासिर का नाम लिया गया। उसने सीधे अपने दुश्मन के सरपरस्त को ही निशाना बनाया था। मतीन की मौत के साथ ही पूर्वी दिल्ली का आपराधिक संतुलन टूट गया। गलियों में खामोशी थी, लेकिन हर कोई जानता था यह सिर्फ शुरुआत है, आगे और खून बहने वाला है। उधर अब्दुल नासिर की आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही थी। मतीन की मौत के बाद उसने सीधा रुख आखिल मामा और छेनू के पूरे कुनबे की तरफ कर लिया। कहा जाता है कि उसी साल एक अंधेरी रात आखिल मामा को भी घेर कर नासिर के चुने हुए शार्प शूटरों ने रास्ते से हटा दिया। गोलियों की गूंज के साथ ही एक और कहानी खत्म हुई और कई नई कहानियों की शुरुआत हो गई। यह वही पल था जिसने छेनू पहलवान की जिंदगी को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया। आखिल मामा उसके लिए सिर्फ गैंग का आदमी नहीं, बल्कि उस्ताद, मार्गदर्शक और बड़े भाई जैसा था। उसकी मौत के साथ ही सीलमपुर के पूरे गिरोह की कमान छेनू के हाथों में आ गई। अंतिम यात्रा में अपने सबसे करीबी इंसान की अर्थी को कंधा देते हुए छेनू की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे गुस्से की आग साफ दिख रही थी। कब्र के सामने खड़े होकर उसने दबी आवाज में कहा, अखिल भाई, ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। नासिर ने जंग शुरू की है, अब इसका अंजाम मैं लिखूंगा। यहीं से दिल्ली के अंडरवर्ल्ड की सबसे खौफनाक दुश्मनियों में से एक ने असली शक्ल ले ली।
2012 से लेकर 2018 तक नासिर और छेनू के नाम पर पूर्वी दिल्ली की सड़कों ने लगातार खून देखा। बदले पर बदला चलता गया। जाफराबाद, सीलमपुर, ब्रह्मपुरी और भजनपुरा जैसे इलाकों में गोली चलने की आवाजें आम हो गईं। रात की नींद गोलियों की तड़तड़ाहट से टूट जाती और लोग खिड़कियों के पीछे से फुसफुसाते, फिर किसी को उड़ा दिया गया। दोनों गैंग के शूटर बेखौफ आते, टारगेट पर गोलियां बरसाते और अंधेरे में गायब हो जाते। कभी छेनू के आदमी नासिर के किसी खास को मार गिराते तो कुछ वक्त बाद जवाब में नासिर का गिरोह छेनू के 2 लोगों को मिटा देता। पुलिस की फाइलें बताती हैं कि इस खूनी टकराव में दोनों तरफ से मिलाकर 17 से ज्यादा जाने गई। इलाके के दुकानदार, ट्रांसपोर्टर और बिल्डर हर महीने रंगदारी देने को मजबूर थे। जो झुकने से मना करता उसके लिए सीधा पैगाम होता, समझदारी इसी में है कि चुपचाप पैसा पहुंचा दो। डर ऐसा था कि शाम ढलते ही माएं बच्चों को बाहर निकलने नहीं देती। गलियों में सन्नाटा और दिलों में खौफ बस गया था। पुलिस के लिए यह गैंगवार सिरदर्द बन चुकी थी, लेकिन खून का सिलसिला रुकने को तैयार नहीं था। इस दौरान छेनू पहलवान कई बार जेल गया और जमानत पर बाहर आया, मगर हर बार बाहर कदम रखते ही वही बदले का खेल दोबारा शुरू हो जाता। 2015 की दिसंबर वाली कड़कड़डूमा कोर्ट की वारदात ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। उस वक्त छेनू और नासिर दोनों जेल के भीतर थे, लेकिन सलाखें उनके इरादों को कैद नहीं कर सकी। नासिर ने जेल में बैठे बैठे छेनू को मरवाने की पूरी योजना बना डाली। हमला नाकाम रहा, लेकिन एक बेगुनाह पुलिसकर्मी की जान चली गई। इस घटना के बाद पुलिस ने रुख और सख्त कर लिया। 2015 में ही छेनू पर संगठित अपराध के तहत मकौका कानून लगाया गया और उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। नासिर पहले से ही कई हत्या के मामलों में बंद था। दोनों दुश्मन अब जेल की अलग अलग कोठरियों में थे, लेकिन दिलों में धधकती नफरत ज्यों की त्यों बनी रही। जेल के अंदर से फोन घूमते, आदेश बाहर पहुंचते और सड़कों पर फिर गोलियां चलती। वक्त के साथ लगातार हो रही हत्याओं ने दोनों गैंग के परिवारों को भी थका दिया था। घरों में डर, मातम और अनकही बेचैनी थी। लोग आपस में कहने लगे, ये दुश्मनी अब सिर्फ गैंगों की नहीं रही, पूरे परिवार इसकी कीमत चुका रहे हैं। मगर उस द्वार में न तो छेनू रुकने को तैयार था और न ही नासिर, क्योंकि दोनों के लिए अब पीछे हटना हार के बराबर था। इस लगातार बहते खून ने नासिर और छेनू दोनों के घरों से कई अपने छीन लिए थे। दोस्त मारे गए, रिश्तेदार उजड़ गए और मातम थकान में बदलने लगा। आखिरकार 2018 की तपती गर्मियों में हालात ऐसे बने कि दोनों तरफ के कुछ बुजुर्ग और इलाके के माननीय लोग आगे आए। उन्होंने कहा, अब बहुत हो चुका, अगर यही चलता रहा तो कोई घर नहीं बचेगा। रमजान के पाक महीने में जून 2018 की एक रात नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की एक मस्जिद में बेहद खामोशी से बैठक रखी गई। मस्जिद के भीतर सुकून बना रहे, इसके लिए दोनों गिरोहों के परिवारों के लोग, मोहल्ले के बुजुर्ग और कई मौलाना मौजूद थे। उस वक्त नासिर मेडिकल आधार पर जमानत पर बाहर था, जबकि छेनू सलाखों के पीछे ही था। छेनू ने अपने 2 भरोसेमंद चचेरे भाइयों को नुमाइंदा बनाकर भेजा। अंदर कुरान सामने रखी गई और बात साफ कही गई, आज यहां जो तय होगा वही आखिरी होगा। बैठक में बहस गर्म रही। पुराने जख्मों की बातें उछली, आरोप लगे, आवाजें ऊंची हुई। किसी ने कहा, हमारे बेटे किसने छीने? तो जवाब आया, तुम्हारे वार से हमारे घर उजड़े। मगर आखिरकार समझदारी भारी पड़ी। कुरान की कसम खाकर यह तय हुआ कि दुश्मनी खत्म की जाएगी। दोनों पक्षों ने मान लिया कि आगे से हर कोई अपनी अपनी हद में रहेगा। न इलाका छीना जाएगा, न धंधे में दखल होगा। परिवारों ने अल्लाह के सामने वचन दिया कि अब और खून नहीं बहेगा। यहां तक सहमति बनी कि पुराने मामलों में एक दूसरे के खिलाफ गवाही नहीं दी जाएगी, ताकि बीती रंजिश आगे न खींचे। 1 दशक से सुलगती गैंगवार को थामने के लिए यह बड़ा कदम था। उस रात पहली बार लगा कि पूर्वी दिल्ली ने लंबी सांस ली है, जैसे किसी ने कहा हो, शायद अब चैन मिलेगा। लेकिन किसे अंदाजा था कि यह सन्नाटा तूफान से पहले की खामोशी है। कुछ ही हफ्तों में समझौते की नींव दरकने लगी। नासिर सचमुच पीछे हटना चाहता दिखा। बीमारी और परिवार ने उसे उलझा लिया था और वो कहता फिरता था, अब बस बहुत हो गया, घर संभालना है। मगर उसी के बनाए साम्राज्य में
सबसे करीबी आदमी के मन में कुछ और ही चल रहा था। हाशिम बाबा, जो कभी नासिर का दाहिना हाथ था, इस सुलह से खुश नहीं था। उसके दिल में खदबदाहट थी। वो अपने लोगों से कहता, नासिर ने दुश्मन के आगे झुककर कमजोरी दिखाई है, यही मेरा मौका है। उसे लगा कि यह वक्त उसकी अपनी ताकत दिखाने का है। कुछ ही महीनों में हाशिम बाबा ने नासिर से रास्ते अलग कर लिए और खुलेआम अपने अलग गिरोह का ऐलान कर दिया। नतीजा यह हुआ कि पूर्वी दिल्ली में एक बार फिर बारूद की गंध लौट आई। अब मैदान में नया मुकाबला था। हाशिम बाबा बनाम छेनू पहलवान। नासिर मानो खेल से बाहर हो चुका था और उसकी गैरहाजिरी में हाशिम ने गद्दी संभाल ली। उसने सीधे छेनू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 2018 के बाद फिर गोलियां गूंजी, फिर लाशें गिरी। फर्क बस इतना था कि अब छेनू का सबसे बड़ा दुश्मन नासिर नहीं, हाशिम बाबा था। छेनू के गिरोह ने सुलह के बाद सुकून की उम्मीद की थी, मगर हाशिम की इस बगावत ने आग में घी डाल दिया। छोटी बड़ी झड़पें होने लगीं, पुरानी नफरत नई शक्ल में लौट आई और गलियों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजने लगी। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। कभी किसी भीड़भाड़ वाले बाजार में किसी को गोलियों से छलनी कर दिया जाता, तो कभी दिन के उजाले में मोटरसाइकिल पर आए बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग कर हवा में घुल जाते। इस नए दौर की गैंगवार में भी करीब दर्जन भर लोगों की जान गई, जिनमें दोनों गुटों के शूटरों के साथ कुछ ऐसे लोग भी मारे गए जिनका इस दुश्मनी से सीधा लेना देना नहीं था। हालात बेकाबू होते देख आखिरकार 2020 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक मुठभेड़ के बाद हाशिम बाबा को दबोच लिया। उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया, मगर हाशिम के अंदर जाते ही कहानी खत्म नहीं हुई। उसके गुर्गों ने हथियार नहीं डाले और जमीन पर चल रहा खेल वैसे ही चलता रहा। उधर छेनू पहलवान ने भी पीछे हटने के बजाय अपने गिरोह को दोबारा खड़ा करने में पूरी ताकत झोंक दी। भले ही वो 2015 से जेल में बंद था, लेकिन सलाखों के भीतर बैठकर भी वह अपने नेटवर्क की डोर थामे रहा। अब उसके लिए परिवार ही सबसे बड़ा सहारा था। चचेरे भाई, भतीजे और पुराने वफादार साथी उसके इशारों पर बाहर मैदान संभाल रहे थे। कोई फोन पर कहता, भैया सब कंट्रोल में है, और उधर से जवाब आता, ध्यान रखना, गलती की गुंजाइश नहीं है। वक्त के साथ छेनू का दायरा सिर्फ सीलमपुर और जाफराबाद तक सीमित नहीं रहा। जेल में रहते हुए ही उसने दूसरे राज्यों के बड़े अपराधियों से रिश्ते जोड़ लिए। पंजाब के कुख्यात बम्बिहा गैंग के लोगों के लिए दिल्ली में ठिकाने और हथियारों की व्यवस्था कराने लगा। हरियाणा के गैंगस्टर कौशल चौधरी और भूपी राणा से भी उसके संपर्क बने, जिनके लिए राजधानी में पनाह और मदद का इंतजाम होता था। इन गठजोड़ों ने छेनू को नए संसाधन और काले धन की आमद तो दी, लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रीय एजेंसियों की नजरें भी उसी पर टिक गईं। दिल्ली में उसके आदमी लूटपाट और डकैती से पैसा जुटा रहे थे। चांदनी चौक और करोल बाग जैसे इलाकों में व्यापारियों से भरे बैग छीन लेना, कैश वैन पर धावा बोल देना, ऐसी वारदातें लगातार उसके गिरोह के नाम जुड़ती चली गईं। मई 2023 में सिविल लाइंस इलाके में दिन दहाड़े एक कारोबारी को गोली मारकर 20 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया गया। संदेश साफ था, छेनू खुद जेल में है, मगर सड़कों पर उसका खौफ अभी जिंदा है। इसी बीच देश भर में सक्रिय गैंगस्टरों और आतंकियों के आपसी गठजोड़ के खिलाफ सरकार ने बड़ी मुहिम छेड़ दी। प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या जैसी घटनाओं के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अंडरवर्ल्ड पर शिकंजा कसना शुरू किया। छेनू पहलवान भी इस रडार से बच नहीं सका। 17 मई 2023 को NIA ने एक साथ कई राज्यों में छापेमारी की। दिल्ली में छेनू के घर पर भी दबिश दी गई और उसके घर समेत 3 संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। एजेंसी का आरोप था कि इन ठिकानों का इस्तेमाल गैंगस्टर और आतंकी नेटवर्क को पनपाने में किया गया। अब छेनू पर हत्या और रंगदारी के साथ साथ गैर कानूनी गतिविधियों और UAPA जैसे सख्त आतंकवाद विरोधी कानून के तहत भी मुकदमे दर्ज हो गए। मतलब साफ था, अब जेल से बाहर निकलने की गुंजाइश लगभग खत्म। कानून ने इस बार ऐसी पकड़ बनाई थी कि छूट पाना आसान नहीं था। छेनू पहलवान अब दिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था, और उसके अंदर जाते ही बाहर उसके गिरोह की जड़ें भी धीरे धीरे हिलने लगी। मुखिया के सलाखों के पीछे जाते ही गिरोह की रीढ़ कमजोर पड़ने लगी और भीतर ही भीतर
अविश्वास की दरारें उभर आईं। अगस्त 2023 में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया। छेनू के सबसे भरोसेमंद लोगों में गिना जाने वाला 25 साल का रिजवान उर्फ छोटा रिजवान, जिसे छेनू छोटे भाई। अगस्त 2023 में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया। छेनू के सबसे भरोसेमंद लोगों में गिना जाने वाला 25 साल का रिजवान उर्फ छोटा रिजवान, जिसे छेनू छोटे भाई की तरह मानता था, जाफराबाद के चौहान बांगर मोहल्ले में एक रात गोली मारकर खत्म कर दिया गया। शुरुआती तौर पर उंगली हाशिम बाबा के गिरोह पर उठी और वारदात में उसके आदमी अनस का नाम उछला। लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी, सच ऐसा निकला जिसने खुद छेनू को अंदर तक झकझोर दिया। पता चला कि इस कत्ल की डोर किसी बाहर वाले दुश्मन से नहीं, बल्कि छेनू के अपने सबसे करीबी आदमी शहजाद उर्फ शब्बू से जुड़ी थी। वही शब्बू, बचपन का दोस्त, राजदार, जो उस वक्त खुद जेल में बंद था। कहानी की जड़ में एक तस्वीर थी। शब्बू की गर्लफ्रेंड की एक फोटो सोशल मीडिया पर रिजवान के साथ वायरल हो गई थी। जेल की सलाखों के पीछे बैठा शब्बू यह देखकर आपे से बाहर हो गया। उसने गुस्से में कहा, यह मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। ईर्ष्या और बदले की आग में अंधा होकर उसने साजिश रच दी। चोरी छिपे जेल से ही उसने हाशिम बाबा के शार्प शूटर अनस तक संदेश भिजवाया और रिजवान को रास्ते से हटाने की सुपारी दे दी। अनस के लिए यह मौका था। उसने अपने लोगों से कहा, दुश्मन गैंग का बड़ा आदमी है, काम साफ है, और सौदा खुशी खुशी कबूल कर लिया। 13 अगस्त की उस रात रिजवान अपने एक दोस्त के साथ गली के नुक्कड़ पर चाय पी रहा था। तभी 2 मोटरसाइकिलों पर सवार नकाबपोश पहुंचे। किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। गोलियां ताबड़तोड़ चलीं, करीब 20 राउंड। 15 गोलियां सीधे रिजवान के शरीर में उतरीं। सिर और सीने पर लगी गोलियों ने उसे वहीं ढेर कर दिया। दोस्त चीखता रहा, रिजवान उठ उठ, लेकिन सब खत्म हो चुका था। हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। अगली सुबह अखबारों की सुर्खी बनी, छेनू गैंग के मेंबर की हत्या, शक हाशिम गैंग पर। मगर क्राइम ब्रांच की जांच में एक एक कड़ी खुलती चली गई और सारी राहें शब्बू तक पहुंचने लगी। पुलिस ने वारदात में शामिल शूटर सोहेल और मेहरान को पकड़ा तो राज सामने आ गया। दोनों ने कबूल किया, सुपारी अनस के जरिए आई थी और पीछे से शब्बू का इशारा था। दोस्ती, इश्क और बदले की इस अजीब दास्तान ने छेनू पहलवान के गिरोह को भीतर से तोड़ दिया। जिस शब्बू ने कभी छेनू के लिए जान जोखिम में डाली थी, वही अब उसी के परिवार जैसे आदमी का कत्ल कराने वाला निकला। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि शब्बू जेल में रहते हुए हाशिम बाबा के गिरोह से हाथ मिला चुका था। यानी सबसे भरोसेमंद साथी ही पीठ में छुरा घोंपकर दुश्मनों की तरफ जा खड़ा हुआ था। तिहाड़ जेल की कोठरी में बंद छेनू को जब छोटा रिजवान की मौत और शब्बू की गद्दारी की खबर मिली तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाया। गुस्से में उसने दीवार पर घूंसे बरसाए, हाथ लहूलुहान हो गए। उसने दहाड़ कर कहा, जिसे भाई माना वही गद्दार निकला। जिस गिरोह को उसने खून और पसीने से खड़ा किया था, वह अब अंदर से चटक रहा था। बाहर उसके दुश्मन फुसफुसा रहे थे। छेनू का वक्त अब ढल रहा है और जश्न मनाया जा रहा था कि उसका साम्राज्य आखिरकार कमजोर पड़ चुका है। लेकिन छेनू का खौफ अभी पूरी तरह हवा नहीं हुआ था। इस दुनिया में एक ही नियम चलता है, खून का बदला खून। और इसी उसूल पर चलते हुए कुछ ही महीनों बाद एक और खौफनाक कहानी लिखी गई। अक्टूबर 2025 की एक रात करीब 10:30 बजे दिल्ली की सीलमपुर मेन रोड पर रोजमर्रा की चहल पहल थी। सड़क किनारे एक स्कूटर खड़ा था जिस पर 22 साल का मिसबाह अपने दोस्त के साथ चाय पीते हुए हंस बोल रहा था। मिसबाह कभी छेनू गैंग का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन छेनू के जेल जाते ही उसने पाला बदल लिया था। वह हाशिम बाबा के गुट में जा मिला और सोशल मीडिया पर खुलकर अपने पुराने साथियों का मजाक उड़ाने लगा। कभी स्टोरी में तंज कसता, कभी पोस्ट डालकर छेनू के वफादारों को चिढ़ाता। जो लोग छेनू के अंदर जाते ही इधर उधर हो गए थे, मिसबाह उन्हीं में से एक था, कई नजरों में गद्दार। उस रात चाय की चुस्की लेते हुए मिसबाह को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसके बिल्कुल पास खड़ी है।
अचानक 2 बाइकों पर सवार 4 लोग वहां आ धमके। किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। पलक झपकते ही मिसबाह को स्कूटर से नीचे गिराया गया और बेहद करीब से गोलियां चलने लगी। वह उठने की कोशिश करता, उससे पहले ही 15 गोलियां उसके शरीर को भेद चुकी थीं। चारों शूटर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए हवा में गोलियां चलाते निकल गए। सड़क पर चीख पुकार मच गई, लेकिन मिसबाह वहीं दम तोड़ चुका था। इस सनसनीखेज कत्ल ने साफ कर दिया कि छेनू पहलवान का खौफ भले कमजोर पड़ा हो, मगर खत्म नहीं हुआ। जांच आगे बढ़ी तो चौंकाने वाली बातें सामने आईं। पता चला कि मिसबाह को मारने का फरमान जेल में बैठे बैठे छेनू पहलवान के चचेरे भाई रिजवान काजी ने दिया था। उस वक्त रिजवान काजी ही बाहर से पूरे गैंग को संभाल रहा था और असल में छेनू का सेकंड इन कमान बन चुका था। मिसबाह की गद्दारी और उसकी जुबानी हरकतें छेनू गुट को पहले से खटक रही थी। ऊपर से खबर यह भी थी कि मिसबाह ने छेनू के एक सट्टेबाज साझेदार से 1 लाख रुपए जबरन छीने थे और शायद किसी करीबी को नुकसान पहुंचाने की साजिश भी रच रहा था। गिरोह के भीतर बात चली, अब इसे और छोड़ना ठीक नहीं है। बस फिर क्या था? रिजवान काजी ने इशारा किया और शूटरों को हरी झंडी मिल गई। मिसबाह को रास्ते से हटा दिया गया। इस कत्ल ने एक बार फिर पूर्वी दिल्ली की गलियों में बदले की आग भड़का दी। जिन लोगों को लगा था कि छेनू का द्वार खत्म हो चुका है, उन्हें अब एहसास होने लगा कि यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है और खून की यह दास्तान आगे भी कई मोड़ लेने वाली है। मिसबाह हाशिम बाबा के गुट से जुड़ा हुआ था और उसकी मौत को उसके साथियों ने सीधा ऐलान ए जंग मान लिया। महज 2 दिन बाद ही बदले की आग भड़क उठी। पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में देर रात छेनू गैंग से जुड़े एक सट्टेबाज के घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां दागी गईं। किस्मत से उस हमले में कोई मारा नहीं गया, लेकिन संदेश साफ था, खेल अभी बाकी है। इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों खेमों से खुली धमकियां आने लगी। कोई स्टोरी डाल रहा था, अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ, तो कोई पोस्ट में लिख रहा था, अगली बारी किसकी है, यह वक्त बताएगा। हालात बिगड़ते देख दिल्ली पुलिस फिर से अलर्ट मोड में आ गई। जगह जगह दबिश दी जा रही है ताकि हालात हाथ से निकलने से पहले काबू में रखे जा सके। तिहाड़ जेल की मोटी दीवारों के भीतर बंद छेनू पहलवान तक ये खबरें जरूर पहुंच रही होंगी। शायद हर ऐसी खबर उसके सीने में कहीं गहरे चुभती होगी। उसने अपनी जिंदगी उसी अंधी गली में झोंक दी जहां न रिश्तों की कीमत होती है, न किसी की जान की। कभी सीलमपुर के अखाड़े में दांव पेंच आजमाने वाला पहलवान आज जेल की कोठरी में उम्र काट रहा है। करीब 2 दशकों के अपराधी जीवन में उसने बेहिसाब दौलत, शोहरत और दहशत कमाई। यमुना पार के कई मोहल्लों में उसका नाम सुनते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, मगर इस सब की कीमत भी उतनी ही भारी थी। दोस्त, साथी, अपने पराए, सब इस खूनी खेल की बलि चढ़ते चले गए। कई जिगरी यार दुश्मनों की गोलियों का शिकार बने तो कुछ ने पीठ में छुरा घोंप दिया। खुद छेनू को अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल सलाखों के पीछे गंवाने पड़े। आज उसकी हालत यह है कि उस पर हत्या, लूट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट समेत दर्जनों मामले दर्ज हैं। मकौका और यूएपीए जैसे सख्त कानूनों का शिकंजा अलग से कस चुका है। बाहर उसका गैंग बिखर रहा है और दुश्मन इसे अपनी जीत मानकर खुश हैं। फिर भी एक सच्चाई यह भी है कि पूर्वी दिल्ली के उस हिस्से में छेनू पहलवान नाम का खौफ पूरी तरह मिटने में शायद अभी बरसों लगेंगे। उसने यह साबित कर दिया कि गोली चलाने के लिए सिर्फ ट्रिगर नहीं, बल्कि इरादे चाहिए होते हैं। पुलिस और समाज के लिए वह लंबे वक्त तक सिरदर्द और खतरा बना रहा। वहीं कुछ कमजोर तबकों के लोग आज भी उसका नाम इज्जत से लेते हैं, क्योंकि कभी कभी वही छेनू जरूरतमंदों की मदद भी करता था। उसकी शख्सियत 2 धारी तलवार जैसी रही, अपने लोगों के लिए रहनुमा, दुश्मनों के लिए काल। अब सवाल वही हैं जो हर ऐसी कहानी के अंत में खड़े हो जाते हैं। क्या छेनू यूं ही जेल में सड़ते हुए बूढ़ा हो जाएगा, या कानून उसे उम्र कैद या उससे भी बड़े अंजाम तक पहुंचाएगा? क्या बाहर बचे उसके गुर्गे आपसी रंजिश में खुद ही एक दूसरे को खत्म कर देंगे, या कभी छेनू सलाखों के पार से निकलकर अपनी खोई बादशाहत लौटाने की कोशिश करेगा? इन सब के जवाब सिर्फ वक्त के पास है। मगर इतना तय है कि छेनू पहलवान की अपराध गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कड़ा सबक है। जुर्म और खून खराबे का रास्ता चाहे जितना चमकदार दिखे,
आखिर में या तो अंधेरी जेल की कोठरी मिलती है या फिर 2 गज जमीन। एक दौर था जब छेनू ने पूर्वी दिल्ली पर राज किया और आज वही शख्स अपनी ही खोदी खाई में गिर चुका है। उसकी कहानी खत्म होते हुए भी खत्म नहीं होती, क्योंकि नफरत और बदले की आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं है। हो सकता है कल कोई नया छेनू, कोई नया हाशिम इस सिलसिले को फिर जिंदा कर दे। फिलहाल दिल्ली के उस पार की फिजा में अब भी बारूद की बू तैर रही है। यही थी छेनू पहलवान की कहानी, अखाड़े की मिट्टी से अपराध के तख्त तक और फिर अर्श से फर्श तक का सफर। बदनामी से बनी शोहरत और उसी के बोझ तले दबता हुआ एक नाम। रिवीलिंग आइज के साथ बने रहिए, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यह हकीकत का आईना होती है।